हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो मैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको एक अल्लामा इकबाल का एक शेर पेश करना चाह रहा हूँ बेटा आपके सामने। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो बेटर ये कि अगर आप इसके बारे में देखना चाहेंगे तो इसका बहुत कुछ कह रहा है ये, लेकिन अब आप इसको सोचते रहे इसने क्या कह दिया कि मैंने तो बस आपको एक शेर बता दिया। उसके बाद जो है मैं अब आपको आगे लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। तो एक्सरसाइज 4.4 4.3 आज हमारी बिल्कुल लास्ट वीडियो है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बिल्कुल लास्ट वीडियो पर पहुंच चुके हैं। आज की हमारी लास्ट वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चन है, जो वर्ड प्रॉब्लम के बचे हुए क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे और फिर आज के बाद हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश होगा। फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो हमारे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो वो हम जो तैयार कर रहे हैं तो 10-15 दिन में पूरे तैयार हो जाएंगे। तो वो 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन है, वो पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें हम तैयार कर रहे हैं। उन क्वेश्चन में, उन सारे क्वेश्चन में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन अच्छे आएंगे तो हम उनको हर तरीके से सॉल्व कराएंगे। वो उसके बाद रिगार्डिंग हम बाद में बात करेंगे। आपको कम टू द पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। ध्यान से देखना, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले दूरी ही लिखिए। किस किस की दूरी पूछ रहा है बेटा? वो मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी, वो हो गई बेटा 132 किलोमीटर। कितनी हो गई? 132 किलोमीटर। ध्यान से सुनना, ये मैसूर और बेंगलोर एक दूसरे से 132 किलोमीटर दूर है, ये हमारे क्वेश्चन में बताया गया है। अब दो रेलगाड़ी है, एक सवारी रेलगाड़ी है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है। दो रेलगाड़ी है, दोनों रेलगाड़ी जो है इस दूरी को तय करती हैं, दोनों रेलगाड़ी इस दूरी को तय करती है। लेकिन अब ये कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटे का समय कम लेती है। यदि सवारी जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो 1 घंटे पहले पहुंच जाती है और जो सवारी रेलगाड़ी है वो 1 घंटे कम समय 1 घंटे का ज्यादा का समय लेती है, सॉरी 1 घंटा ज्यादा समय लेती है। तो हमें बताना कि दोनों की चाल कितनी कितनी है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि माना, ध्यान से देखना बेटा, माना सवारी रेलगाड़ी की सामान्य चाल, सवारी रेलगाड़ी की सामान्य चाल, वो मैंने कह दिया बेटा x किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा ध्यान से सुनते रहना, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है सवारी रेलगाड़ी की सामान्य स्पीड हो गई, सामान्य चाल हो गई x किलोमीटर प्रति। अब वो कह रहा है देखो, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो अब यहां पे कहेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी की सामान्य चाल जो सवारी रेलगाड़ी है उससे x किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो x किलोमीटर, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से देखते रहना बेटा, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा वो जो है इसकी स्पीड हो गई। तो अब मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं मैं, आप इसमें ध्यान से देखना। सवारी रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है वो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब ये देखना, सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस सवारी रेलगाड़ी में इस दूरी को यानी 132 किलोमीटर दूरी को सवारी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, इस दूरी को तय करने में लगा समय किसके द्वारा? इसके सवारी रेलगाड़ी के द्वारा। कितना समय? और इस दूरी को सवारी रेलगाड़ी द्वारा
तय करने में लगा समय आपको बहुत अच्छे से मालूम है दूरी बटे चाल। बेटा दूरी कितनी है 132 और चाल कितनी है x, इतने घंटा लग गया। और इसी दूरी को ध्यान से देखना बेटा, इसी दूरी को एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 132, लेकिन चाल बदल गई है क्योंकि एक्सप्रेस की जो है x प्लस 11, ध्यान से देखना इतनी है। तो इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लेना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है। मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर, बीच की दूरी यानी जो बीच की दूरी है वो 132 किलोमीटर है। बीच की दूरी वो आपको पता है कितनी है, बीच की दूरी बेटा 132 किलोमीटर है, किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बताइए। तो आपने देखा, माना मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी आपने 132 रख लिया, पहले 132 किलोमीटर है। माना सवारी रेलगाड़ी जो सवारी है, जो आपकी सवारी रेलगाड़ी है उसकी जो औसत चाल है उसको आपने मान लिया है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो एक्सप्रेस गाड़ी आ रही है उसकी जो चाल है वो सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो आप कहेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी की सामान्य चाल x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसी दूरी को पहले सवारी गाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय और फिर एक्सप्रेस द्वारा तय करने में लगा समय कितना कितना होगा, इतना इतना होगा। अब मैं कह रहा हूं प्रश्नानुसार, मैं क्या कर रहा हूं बेटा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है, प्रश्नानुसार का मतलब है कि किसको समय ज्यादा लगेगा, जो धीरे चल रही है उसको समय ज्यादा लगे। सवारी देखो, सवारी वाली को जो है समय ज्यादा लगेगा, और जो एक्सप्रेस है वो अपनी स्पीड से आ रही है और उसने खुद बता दिया कि x प्लस 11 किलोमीटर ज्यादा स्पीड है उसकी, यानी जितनी सवारी गाड़ी की है उससे 11 किलोमीटर अधिक किसकी है, एक्सप्रेस की है। तो आपको क्या करना होगा, आपको निकालना होगा 132 बटे में x माइनस 132 बटे में x प्लस 11 इक्वल टू 1 घंटा। 1 घंटे का अंतर आ रहा है बेटा, कितने घंटे का अंतर आ रहा है, 1 घंटे का। यानी जो सवारी गाड़ी है वो 1 घंटा लेट पहुंचती है, जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। दोनों में जो बैलेंस आ रहा है कितने घंटे का रहा है, 1 घंटे का दोनों में अंतर आ रहा है। यानी एक घंटा पहले पहुंचती है, एक घंटा बाद में पहुंचती है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं। तो अब ये मुझे बता देंगे कौन सा, दिमाग लगाओ, कौन सी गाड़ी लेट पहुंचेगी, सवारी गाड़ी लेट पहुंचेगी। तो ज्यादा समय किसको लगेगा, जो लेट पहुंचेगी उसको समय ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा समय में से कम वाले समय को माइनस कर दे तो एक बैलेंस आ जाएगा। तो सोचने की बात है, ज्यादा समय किसे लगेगा, सवारी गाड़ी को ज्यादा समय लगेगा क्योंकि वो धीरे चल रही है। एक्सप्रेस जो गाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा तेज आ रही है। यानी जो सवारी गाड़ी चल रही है, जिस स्पीड से सवारी गाड़ी चल रही है, मान लो सवारी गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है तो प्लस 11 कर दो, 51 की स्पीड से एक्सप्रेस आ रही है तो वो पहले पहुंच जाएगी। तो अब ये देखो पहले कौन पहुंचेगी, पहले एक्सप्रेस पहुंचेगी और बाद में कौन पहुंचेगी, बाद में सवारी पहुंचेगी। लेकिन दोनों में अंतर कितने घंटे का आ रहा है, 1 घंटे का। सवारी 1 घंटा लेट पहुंचेगी तो उसे समय ज्यादा लगेगा और जो पहले पहुंच जाएगी उसे 1 घंटा कम लगेगा। तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा लिया, ये आपको मैं समझाना चाह रहा था। तो 132 आपने इसमें से कॉमन कर लिया तो ऊपर से बचा 1, नीचे से बचा x माइनस ऊपर से बचा 1, नीचे से बचा x प्लस 11, ब्रैकेट बंद करा, इक्वल टू हो गया 1। मैं यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ बेटा, एलसीएम देखो कितना होगा, x इंटू एक्स प्लस 11। अब आप ध्यान से देखें, x को काट दो, x प्लस 11 बचेगा, ये रहा x प्लस 11 माइनस x प्लस 11 से x प्लस x बचेगा, x की यहाँ पे कर लो x इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये जो इंटू में होता है ये नीचे आके डिवाइड में हो जाता है तो 1 अपॉन इतना। इस माइनस एक्स से प्लस का एक्स कैंसिल हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास आ गया ऊपर से देखो x अपॉन में, देखो ध्यान से नीचे, अब x की x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11 की मल्टीप्लाई x में करोगे 11x इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 132। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे सॉरी 11 बचेगा, कितना बचेगा बेटा 11, यहाँ पे बचेगा 11।
अब आप किसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 की एक्स में 11x इक्वल टू 11 इंटू 132। अब आप इसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 11 की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 11x हो जाएगा। अब 11 की 2 में करेंगे 11 दूनी 22, हासिल कितने लगेंगे बेटा 2, 11 तिया 33, 33 सर 2 35, यानी आप 102 के 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दूनी 2 1 तिया 3 1 ही कम 1, 1 दूनी 2 1 तिया 3 1 ही कम 1, 2 5 4 1 1452। क्यों टेंशन लो, सीधा सीधा आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सीधा हो गया। इसे इधर लेके आ जाओ तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 और इक्वल टू में कितना हो गया 0। 1452 में यहाँ कुछ नहीं है, 1 मान लो, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है 1452 की मल्टीप्लाई पहले आप 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1452 आएगा, ये हो गया। अब इसके ऐसे टुकड़े करिए जो घटाने पे 11 आए, घटाने पे कितना है 11। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कितना आएगा, इसके 1452 के आपको फैक्टर करने, तो फैक्टर करने का यही प्रोसेस है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटो, 2 3 जा 6, 1 बचा, हो गए 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब इसे 3 से काट लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अब 11 से काट लो, 11 11, और फिर 11 से काट लो, 11 1 11, ये हो गया। अब दिमाग लगा लो यहाँ पे, तो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 और 11 तिया 33, 44 की 33 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 44 की 33, 3 चौक 12 हासिल है, 3 चौक 12 1 13, 3 चौक 12 का 2 का हासिल है, 3 चौक 12 1 13, तो 2 5 4 1 1452 ही हो रहा। तो बेटा 44 की अगर मैं 33 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 44 और 33 फैक्टर आगे तो होता है 1452, लेकिन अगर मैं 44 में से 44 में से 33 को माइनस कर दूं तो बचता है 11। तो बहुत सारे फैक्टरों में से आप बहुत सारे फैक्टर में लेकर देखो, इस तरीके से आपने कर लिया, तो ये आप सारी चीजें धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है कोई भी, सब आप धीरे धीरे सीख जाते हैं बेटा सब। अब ये रहा, तो ये जगह आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11 को लिख लिया मैंने 44 माइनस 33 इंटू में कितना होगा एक्स माइनस 1452 बराबर में 0। अभी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 44 की एक्स में करो तो हो जाएगा 44x माइनस 33 की एक्स में करेंगे 33x माइनस 1452 इक्वल टू में 0, दोनों में कॉमन क्या हो गया x, तो हो जाएगा x प्लस 44 और यहाँ से माइनस के 33 कॉमन करूंगा तो हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 44 ही बचेगा इक्वल टू 0, तो हो जाएगा आपका x प्लस 44 और ये बचेगा आपका x माइनस 33 इक्वल्स टू में हो जाएगा आपका 0। मैं दोनों को 0 के बराबर रख रहा हूँ, ध्यान से देखना, x प्लस 44 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x बराबर माइनस 44 जो कि अमान्य है। क्यों है अमान्य बेटा, क्योंकि दूरी कभी भी चाल दूरी नेगेटिव नहीं होती, तो आपने नेगेटिव में आ गया तो इसे छोड़ दो। और यदि, अब ध्यान से देखना, और यदि x माइनस 33 x माइनस 33 बराबर भी 0 के है तब x बराबर यहाँ पे 33 आ जाएगा, तो जो x आ गया वो 33 वही हमारा x का मान होगा। x किसको माना था आपने, सवारी रेलगाड़ी की सामान्य चाल को x माना था, तो अतः यहाँ से आ जाएगा, अतः सवारी रेलगाड़ी, जो आपकी सवारी रेलगाड़ी है, तो सवारी रेलगाड़ी की सामान्य चाल वो हो गई बेटा 33 की स्पीड से चल रही थी, कितनी की 33 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरी एक्सप्रेस आ रही जो पत्थर फाड़ते हुए आ रही थी भैया, तो उसका कितनी स्पीड थी, यानी पत्थर को उड़ाते हुए आ रही थी, तो उसकी स्पीड कितनी थी, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की सामान्य चाल, यानी जो उसकी सवारी गाड़ी की चाल उससे 11 ज्यादा थी, तो x प्लस 11 और x कितना आ गया आपका 33 प्लस 11, तो निकल कर आ गई आपकी 44, कितनी आ गई 44 किलोमीटर पर आवर। तो आपको मैं बता रहा हूँ, एक की जो गाड़ी है जो सवारी रेलगाड़ी थी उसकी स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर थी, और जो उनकी एक्सप्रेस गाड़ी थी उसकी जो स्पीड थी वो 44 किलोमीटर पर आवर थी। तो दोनों गाड़ियों की औसत चाल मैंने आपको बताई है, एक की 33 किलोमीटर पर आवर और एक की 44 किलोमीटर पर आवर। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी को समय ज्यादा लगा, किसको कम लगा, वो सीधा सीधा यहाँ पता लग जाएगा। अगर आप 33 से इसे भाग करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा, प्लस 44 से इसे भाग करेंगे यहाँ, तो दोनों में एक कुछ समय में आएगी एक कुछ समय में आएगी, दोनों का समय निकल कर बाहर आ जाएगा। तो एक बार आपने देखा होगा, सामने आपने बिल्कुल अच्छे से देख लिया है,
मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। तो हमने जो दो गाड़ी है, एक सवारी रेलगाड़ी है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, तो हमने सवारी गाड़ी की चाल को जो है x मान लिया है, और एक्सप्रेस जो है उस सवारी गाड़ी की जो चाल आपने माना है उससे 11 किलोमीटर तेज चल रही है, तो आपने उसको x माना है तो 11 किलोमीटर उसमें प्लस कर दो। इस गाड़ी को इतनी दूर, दोनों गाड़ी 132 किलोमीटर जाकर रुकेंगी, इनका जो स्टेशन है जहां पे जाकर रुकनी है वो 132 किलोमीटर पर ही जाकर रुकेंगी। तो 132 किलोमीटर दूरी को तय करने में, इस दूरी को तय करने में पहली सवारी गाड़ी को लगा समय, और इसी दूरी को तय करने में एक्सप्रेस गाड़ी को लगा समय, दोनों को अलग अलग है। तो ज्यादा समय किसको लगेगा? जो कम स्पीड से चल रही है। और अधिक समय किसको लगेगा? जो ज्यादा स्पीड से चल रही है। तो कम स्पीड से कौन चल रही है? ये। इससे ज्यादा समय लगेगा, जो तेज भागी जा रही है उसे कम समय लगेगा। तो दोनों का जो अंतर है 1 घंटे के बराबर है। इसमें बोला बेटा 1 घंटे का डिफरेंस है दोनों में। कितने घंटे का? 1 घंटे का। एक घंटे पहले पहुंच जाती है, एक घंटे बाद पहुंचती है, इसलिए हमने इक्वेशन बना लिया, सोल्व कर लिया, आसान हो गया। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है रोहन है, रोहन की अम्मी है, दोनों हैं बेटे, अम्मी बेटे हैं, दोनों की उम्र का पता नहीं है, तो हमें इन दोनों की उम्र का पता लगाना भी जरूरी है। देखो कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से लगा देखना। आपने क्वेश्चन में देख लिया, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बेटा? रोहन से ही बड़ी होगी। तो मान लीजिए इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या प्रोसेस करना, तो माना, ध्यान से देखना, माना रोहन की इस टाइम की आयु मान लो जो अब है, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब बेटा जो प्रेजेंट में जो अब है, वर्तमान आयु, हमने रोहन की जो वर्तमान आयु वो x वर्ष मान ली। कितनी मान ली बेटा? x वर्ष। चलो जी, अब माँ जो है अपने बेटे से 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की वर्तमान आयु, तो जितना रोहन है, रोहन से 26 साल बड़ी है माँ, तो रोहन माँ की वर्तमान आयु तो x और प्लस 26, इतने वर्ष जो है उसकी अम्मी की एज हो गई। चलो जी, माँ की हो गई। अब कह रहा दोनों का अब से अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब से 3 वर्ष बाद की बात करो, तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात किसकी? रोहन की। तो रोहन 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, फिर वर्तमान नहीं रहेगी बेटे, फ्यूचर में बात कर रहा है। तो 3 साल बाद, इस टाइम रोहन 10 साल का, तो 3 मिलाएंगे तो 13 का हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो x साल का है, x वर्ष का है, तो इसका मतलब x प्लस 3 हो जाएगी। लेकिन माँ जो है वो कितनी हो जाएंगी? तो 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र बढ़ेगी, दोनों की नहीं बेटा, पूरी दुनिया की उम्र बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे उन दोनों की उम्र ही बढ़ेगी। तो 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ की आयु, 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु जो होगी वो कितनी होगी? तो इस टाइम x प्लस 26 है, ध्यान से देखना, और प्लस 3 और जोड़ दो, तो सीधा सीधा आपको मालूम हो गया x प्लस 29, x प्लस 29 वर्ष, इतनी हो जाएगी। ये बात है। अब बात करते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि दोनों की 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो 360 है। तो 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र कितनी है? x प्लस 3। चलो जी, 3 वर्ष बाद माँ की उम्र कितनी है? x प्लस 29, और दोनों का जो गुणनफल है बेटा वो कितना है? 360। ये रहा, मैं करूंगा 3 साल बाद दोनों की उम्र जोड़ के, जब मैं आपको बताऊंगा, जब देखेंगे। पहले x की x में करो तो हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 29 की x में करेंगे तो 29x हो जाएगा, 3 की x में करेंगे 3x हो जाएगा, और 29 की 3 में 3 9 जा 29 की 3 में 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, और इक्वल टू 360। अभी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 29 में 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 32x, और प्लस 87 माइनस के 360 इक्वल्स टू में 0, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, घटा दो 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, लेकिन यहाँ बचे 5, इधर से दाएं ले ली, होगी 15, 15 में से 8 जाएंगे 7, और यहाँ बचे 2, 273 इक्वल टू 0। या अब क्या करें बेटा? अब क्या करें? अब जो है हमें इसे फैक्टराइजेशन से, किसी मेथड से इसे सॉल्व करना है, तो हमें फैक्टराइजेशन ही सबसे बेटर लगता है, तो हम उसी से कर लेंगे। 270 हो जाएगा 273, और 273 के हमें फैक्टर करने हैं, तो 273 के फैक्टर किससे कटे? पहले 3 से करें, 3 9 जा 3 1 जा, फिर 7 से, 13 7 91, फिर 13 से 1, तो ये हो जाएगा आपका 7 के 21, और 13 के 39 माइनस 7,
39 में से आ जाएंगे 32। तो बटे बहुत सारे फैक्टर आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमने कौन सा लिया जो हमें दोनों जगह काम कर रहा। तो 39 इंटू 7, तो 39 की 7 में करेंगे 273, और अगर 39 में से मैं 7 माइनस कर दूं तो बेटा 32। अब इसे सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस का 7 इंटू में एक्स माइनस 273 इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 39 की एक्स में 39x माइनस 7x की 7x 273 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से कॉमन कर लो आप x, प्लस बचेगा 39, और यहाँ से माइनस का 7 कॉमन कर लो, x बचेगा तो यहाँ पे प्लस 39 इक्वल टू 0। अब आपका x प्लस 39 एक हो गया फैक्टर, और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस 7, और इक्वल्स टू में किसके बराबर है बेटा 0 के। अब ये दोनों ही 0 के बराबर है, तो हमें पहले 0 के इक्वल पहले को रखो, तो ये हो जाएगा यदि x प्लस, ध्यान से देखना, x प्लस 39 इक्वल्स टू में 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 39। बेटा जो बच्चा पैदा होता है उसकी उम्र बढ़ती है घटती नहीं है, ये तो माइनस में जा रहा है, माइनस में कहाँ जा रहा है पता ही ना कहाँ जा रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो अब लेंगे, और यदि दूसरे को ले लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 7, तो x बराबर 7 आ गया। तो ये जो x बराबर 7 ये वैल्यू हमारी प्लस की है, तो रोहन की जो उम्र है इस टाइम कितनी मानी जाएगी 7 वर्ष का बेटा रोहन। तो रोहन की वर्तमान आयु जो है वो 7 वर्ष हो गई। कितनी होगी बेटा 7 वर्ष। चलो जी, तो माँ की कितनी हो जाएगी, माँ की, और रोहन की तो पूछ रहा है फिलहाल रोहन की ले लो, लेकिन अगर माँ की पूछे तो माँ की। लेकिन मैं अब आपको आंसर चेक करा के दिखाता हूँ। 3 साल बाद रोहन कितने का हो जाएगा 10 का। अब आप बात करते हैं, अब माँ जो है उसकी कितने की है बेटा, माँ जो है उसकी x प्लस 26 की है, तो माँ की उम्र कितनी हो गई, माँ की उम्र हो जाएगी रोहन से तो 26 और 7 प्लस 26, पहले तो माँ की उम्र ही बता दो कितनी होगी 33, और 33 में 3 और जोड़ दो क्योंकि 3 साल है तो 36, और 36 की गुणा अगर 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। तो 3 साल बाद उन दोनों की उम्र अगर निकाल कर देखती है तो उनका गुणनफल 360 आना चाहिए। तो 3 साल बाद पहले रोहन की उम्र कितनी होगी 7, माँ की उम्र कितनी हो गई 33, तो ये ध्यान से रखना, एक तो 7 होगी, माँ की होगी 33। अब 3 साल बाद देखो, 3 साल बाद रोहन हो जाएगा 10 साल का और माँ हो जाएगी 36 साल की, दोनों का गुणनफल कितना होगा 360। तो दिस इज आंसर। तो ये आंसर सही है बेटा हमारा, बिल्कुल कहीं भी कोई गलती नहीं है, कहीं भी कोई गलती बेटा नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में अभी हमारे पास थोड़े क्वेश्चन और हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम लेंगे, और फिर इसके बाद जो है हम आपको, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 बचे हैं, उनको हम अभी इसी के फौरन बाद अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बेटा अभी हम एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज 4.4 और 4.3 के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। 2 क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया, मैसूर से बेंगलोर की दूरी, और आपको मैंने दूसरा रोहन की उम्र जो है वो भी आपको मैंने कल क्लियर करा दिया है। तो क्वेश्चन 12 को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक शेर लेकर आया हूं, शेर को भी आप सुनिए, आपके लिए है, मतलब एक मैसेज है मेरी तरफ से। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। तो बेटा ये जो है, हम चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपके लिए दिया है बेटा, क्योंकि आप ही जो है परिंदों की तरह है मेरे लिए, तो आप परिंदे हैं, क्योंकि जो है आपको उड़ने की तालीम नहीं दी जा रही, आप अपना आप ही उड़ना शुरू करेंगे। आप ध्यान से सुनना है इसको और आएगा आपकी समझ में। हम चलते हैं कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 4.4 आपकी चली रही है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो इसमें आपने यहाँ पे देखा था 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यानी 2 वर्ग हैं, वर्ग का मतलब 2 स्क्वायर हैं, और उनका जो क्षेत्रफल है, आपको पता है जो स्क्वायर है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो साइड स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही 2 वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं बेटा 2। मैं ये देखो आपको इससे पहले थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिए। एक तो वर्ग ये है, और बेटा दूसरा वर्ग ये है, एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। बेटा क्या कितने स्क्वायर हो गए 2 स्क्वायर हैं। अगर इस वाले स्क्वायर की एवरी साइड x है, ये भी आपकी x है यानी x मीटर, ये भी आपकी x मीटर, और ये भी आपकी x मीटर, और बेटा ये भी आपकी x मीटर, और ये जो दूसरा वाला है इसकी y मीटर, ये आपकी y मीटर, ये भी आपकी y मीटर, और ये भी आपकी y मीटर। आपकी समझ में आ गया। 2 स्क्वायर आपके पास हैं, दोनों स्क्वायरों में आपको मालूम है कि पहला जो स्क्वायर है उसकी जो
ईच साइड है वो x है, और दूसरा जो स्क्वायर है उसकी जो ईच साइड है वो y है। अब वो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, पहले वर्ग की, माना पहले वर्ग की भुजा, आप ऐसे मान लेना, माना पहले वर्ग की भुजा, जिसको हम साइड बोलते हैं, वो हमें x दे दिया। कितना होगा बेटा, x मीटर। जब पहले वर्ग की भुजा x मीटर है तो पहले वर्ग का परिमाप भी निकाल दो यहाँ पे, बस सीधा सीधा कर लो। पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप बोलते हैं पेरीमीटर को, तो पहले वर्ग का जो पेरीमीटर होगा, जो परिमाप होगा, वो हो जाएगा आपका 4 इंटू साइड यानी 4x मीटर। पहली साइड का हो गया 4x मीटर। कितना हो जाएगा, 4x मीटर। अब बात करते हैं दूसरे के लिए, दूसरे के लिए आ जाओ। दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा वो मान ली हमने बेटा y मीटर। कितनी मान ली, y मीटर। तो आप लेंगे यहाँ पे दूसरे वर्ग का परिमाप। दूसरे वर्ग का जो परिमाप होगा वो हो जाएगा आपका, बहुत अच्छे से आपको मालूम है, 4 इंटू वाई यानी 4 इंटू साइड। साइड कितना आपका y, तो 4y हो गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 4y मीटर, 4y मीटर। ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो प्रश्नानुसार में पहली शर्त में आ रहे हैं, प्रश्नानुसार यानी आप कह सकते हैं पहली शर्त के अनुसार, आप ऐसे भी कह सकते हैं। प्रश्नानुसार में उसने कहा उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, यानी जो इसका परिमाप और जो इसका परिमाप है, इन दोनों का अंतर 24 मीटर है। तो पहले का परिमाप कितना है, 4x है, और दूसरे वाले का परिमाप कितना है, 4y है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 24। तो मैं कह रहा हूं जिनके परिमापों का अंतर कितना है बेटा, 24 है, तो 4x माइनस के 4y इक्वल टू में आपका आ गया 24। आप ही आ गया, यहाँ से 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू में 24। अगर मैं यहाँ से x निकालूं तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 24 बाई 4, 24 बाई 4, 4 6 24। तो मैं अगर यहाँ से x माइनस वाई निकालूं तो x माइनस वाई इक्वल टू 6। लेकिन मैं यहाँ से y निकाल लूँ, दूसरी भुजा निकाल दूँ यहाँ से मैं, तो दूसरी भुजा निकालने के लिए y इधर ले लो, x इधर, तो यह y बराबर हो जाएगा आपको बहुत अच्छे से मालूम, y बराबर हो जाएगा x माइनस 6, क्योंकि 6 को इधर ले आओ, y को इधर ले जाओ, तो x माइनस 6 हो जाएगा। और इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लो आप इसे, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे मान। अब दूसरी शर्त में उन्होंने कहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग जो 468 मीटर स्क्वायर है। दोनों वर्ग यानी पहला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। दूसरा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। दोनों का प्लस करके किसके बराबर रख दो, 468 के। तो आपको मालूम है एक्स दोनों, अब यहाँ पे लिख देना दोनों वर्गों के, यहाँ पे लिखो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, यानी दो वर्ग हैं आपके पास, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल निकाल दो। क्षेत्रफलों का योग जो है वो कितना दे रखा बेटा, वो दे रखा 468, ये आपको दे दिया। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर। दोनों का प्लस करके किसके बराबर है, 468 के बराबर है। इक्वेशन नंबर मान लो इसे 2। समीकरण 1 से जो y का मान है समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 1 से यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 1 से, ध्यान से देख लेना, समीकरण 1 से y का मान, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखोगे तो एक्स स्क्वायर तो आपका एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 468। ये आ गया। तो अभी से मैं खोल रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो रहा है x माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6, तो हो जाएगा 6 दूनी 12x और बराबर में हो गया 468। आपकी समझ में आया। इसे इधर ले आओ तो ये देखो एक्स स्क्वायर कितना हो गया बेटा, पहले यही देख लो। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे 12x और 36 ये प्लस के 36 और माइनस के 468 और वहां बचा आपका 0, तो ये हो गया 0। अब आपका आ जाएगा बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना 2x स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12x। अब 468 में से 36 घटा दो तो 8 में से 6 जाएंगे, तो यानी ये बचेंगे आपके माइनस के 8 में से 6 जाएंगे 2 और 6 में से 8 में से 2 जाएंगे तो 6
यानी 468 में से आप बिल्कुल सीधा सीधा गलती ना करना बेटा, ये ध्यान रखना। 8 में 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3, हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 432 और इक्वल टू में कितना होगा बेटा 0। अब क्या कॉमन कर ले, यहाँ से सारे में से 2 ही कॉमन कर ले पहले, तो 2 कॉमन करने पे आपका मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस के 2 6 12 6x और माइनस ये बचेंगे आपके यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा 2 6 जा 12 इक्वल्स टू में हो गए 0। अब 2 को नीचे लेके चले जाओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस 216 और बराबर में जब 0 के बटे में 2 आएगा तो 0 हो जाएगा ये। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान लो 216 की 1 में मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 216 ही कम 216। अब 216 के ऐसे फैक्टर करिए जिनकी गुणा करने पर तो 216 हो जाए और घटाने के बाद 6 आए। अब ऐसे कितने फैक्टर होंगे तो देखो आप 216 के फैक्टर करिए, यहाँ पे पहले काटिए 2 से, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटिए 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटिए 2 27 जा, फिर आप काटिए 3 से 3 9 जा, फिर काटिए 3 से 3 3 जा, फिर काटिए 3 1 जा, तो अभी हो जाएंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 9 2 जा 18, 18 तो एक हो गया और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 एक हो गया, तो 18 और 12 हो रहे हैं बेटा मेरे हिसाब से। तो 18 और 12 देखो कैसे होंगे 18 और 12, तो पहले 12 के 18 में मल्टीप्लाई करो, 12 8 96, 6 80 लगे 9, 12 कम 12, 12 9 21, 216 हो गया। लेकिन अगर मैं 18 में से 12 घटा दूं तो घटाने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो सही हो रहे हैं बिल्कुल राइट फैक्टर है। कैसे पहचान कर लिया आपने इसकी, तो पहचान आपकी बिल्कुल सिंपल है कि आप पहले 216 की 1 में मल्टीप्लाई करो 216 हो गया, इसके बाद 216 के ऐसे टुकड़े करिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 216 हो जाए लेकिन दोनों को घटाने के बाद 6 आए, तो 18 और 12 हो गए वो। अब आप सोल्व करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 12 इंटू में हो जाएगा x माइनस के 216 इक्वल टू में हो गया बेटा 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 की x में 18x माइनस माइनस प्लस 12 की x में 12x माइनस 216 इक्वल टू में 0। यहाँ से कॉमन कितना हो रहा है x माइनस 18 बचेगा, x कॉमन हो गया, यहाँ से 12 कॉमन कर लो 12 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 कम 12, 12 8 96, 18 बचेगा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 18 और दूसरा बचेगा x प्लस 12। तो ये दोनों किसके बराबर है बेटा 0 के बराबर है। पहले आप यदि x माइनस 18 को 0 के बराबर रखें, x माइनस 18 बराबर 0, तब x बराबर रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 18, ये 18 तो हो गया मान्य आपका। लेकिन आप दूसरा भी रख के देख लिए वो आपका अमान्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो दूरी है वो लंबाई जो है वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव लंबाई यहाँ पे होगी नहीं, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 12, x बराबर माइनस के 12, तो x का मान माइनस का 12 है जो कि नेगेटिव हमें लेना नहीं है, तो यह आपका अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसे अमान्य, क्यों हो गया। अब इससे जो x का मान निकला ओरिजिनल वैल्यू जो वो 18 होगी, तो जो वर्ग है पहला जो वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी बेटा 18 होगी, ध्यान से देखना। अतः पहले वर्ग की जो x का मान आया उसे किससे माना आपने, पहले वर्ग को माना, तो पहले वर्ग की भुजा जो आपका पहला वर्ग होगा उसकी जो भुजा होगी वो 18 मीटर होगी। कितनी होगी बेटा 18 मीटर, यानी ये जो वर्ग बना रखा है ना मेरा पहला वाला जो वर्ग है ये 18 मीटर का होगा, यानी इसकी प्रत्येक साइड 18 मीटर की होगी। लेकिन वो कह रहा है कि दूसरा वर्ग कितने मीटर का होगा, तो दूसरे वर्ग की भुजा भी निकाल लो यहाँ से, तो दूसरे वर्ग की भुजा y मानी हमने, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी मानी बेटा y, तो दूसरे वर्ग की भुजा आपकी y है, तो y कैसे निकलेगी वो आपको मालूम है, वो इक्वेशन यहाँ से x माइनस 6 कैसे निकलेगी वो x माइनस 6, और x का मान कितना है 18, 18 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 12, तो दूसरे वाले की हो जाएगी आपकी 12 मीटर, कितनी हो जाएगी 12 मीटर। तो आपने देखा एक बार मैं आपको बता दूं y का x का मान रख दो, x का मान कितना 18, 18 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आपको बहुत अच्छे से मालूम है 18 है और उसमें से 6 माइनस कर, तो 18 में से 6 के 12, तो दूसरा वाला जो वर्ग है वो 12 मीटर की, उसकी प्रत्येक भुजा 12 मीटर होगी, कितनी होगी 12 मीटर। एक बार मैं और आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, दो वर्ग है, एक स्क्वायर ये रहा दूसरा स्क्वायर ये रहा, दो स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर की प्रत्येक साइड पहले इसकी एक साइड बतानी है और फिर इसकी भी साइड, इनकी ये वाली साइड बतानी है कितनी कितनी लंबाई के हैं। यानी अगर ये वर्ग है तो वर्ग क्या होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। यानी स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है जिसकी चार ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। तो ये चारों भुजा समान, तो ये कितनी आकृति का एक्स 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 दे रखा, तो मुझे एक्स नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए डिजिट में, मुझे डिजिट में एक वैल्यू चाहिए कितना, तो इसकी कितने 18, तो जो ये x का मान आया है वो 18 है, तो x को माना मैंने पहले वर्ग की भुजा को मैंने x माना है, तो पहले वर्ग की भुजा को मैंने x माना है तो वो 18 आ गई, 18 हो गया। अब इसके बाद
जो दूसरा वर्ग है उसकी भुजा को मैंने y माना है। कितना माना है बेटा? y। अब जो मैंने दूसरे वाले वर्ग की भुजा को y माना है तो दूसरे वर्ग की भुजा जो यहां से निकलेगी y बराबर x माइनस 6। अब आपको मालूम है y बराबर x, x का मान तुम्हारा 18 का, 18 में से 6 निकाल दो तो 12, 18 में 6 गए 12, तो दूसरी बार है। तो पहला जो वर्ग होगा वो 18 मीटर का होगा, 18 उसकी प्रत्येक साइड 18 मीटर की होगी, और दूसरा जो वर्ग होगा वो 12 मीटर का होगा, उसकी प्रत्येक साइड 12 मीटर होगी। तो 18 और 12, ठीक है बेटा। ये पहला कोई क्वेश्चन था, आपने इसे समझा होगा, कोशिश जारी है, आपने की है। दो वर्ग मैंने बना के भी दिखाए। पहले वर्ग की भुजा ले ली मैंने, फिर उसका परिमाप निकाल लिया, दूसरे वर्ग की भुजा ले ली, फिर उसका भी परिमाप निकाल लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले गए। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले दोनों वर्गों का, यहाँ पे करा उनके परिमापों का अंतर 24 है, तो पहले वाले वर्ग के परिमाप में से दूसरे वाले वर्ग के परिमाप को अगर घटा लेते हैं तो 24 आ जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे करा, और यहाँ पे निकल कर y निकाला, y बराबर x माइनस 6, इक्वेशन 1 हो गई। अब वो कह रहा है कि इसमें एक चीज और कह रहा है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो आपको पता है इसकी भुजा x है तो क्षेत्रफल x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है। इसकी प्रत्येक भुजा y है तो क्षेत्रफल y स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 468। ये रहा। अब इसके बाद समीकरण 1 से जो y का मान है उसे इसमें रख दो। समीकरण 1 से y का मान कितना है? x माइनस 6 है। y का मान कितना है? x माइनस 6। उसे कहां पे रख दो? y की जगह रख दो, जहां y है। तो y की जगह x माइनस 6 रखो, ऊपर स्क्वायर कर दो। x माइनस 6 का मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद आपने इक्वेशन बना ली। इक्वेशन करनी तुम्हें वीडियो 1, वीडियो 2, बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड से और कंप्लीटिंग स्क्वायर से और सिद्धार्थचार्य सूत्र से बहुत सारे क्वेश्चनों को कराना सिखाया, आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन देखो ये क्या कहना चाह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर, ध्यान से देखना बेटा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? तो आप पार्क की लंबाई ले लीजिए। इसमें सबसे पहले माना पार्क की लंबाई, ध्यान से देखना, माना जो हमने माना कराया है तो माना पार्क की लंबाई, तो हमने यहाँ पे लिया पार्क की लंबाई। ध्यान से देखना बेटा, पार्क की लंबाई जिसको L कह दिया हमने, वो हो गई हमारी कितनी? x मीटर मान लो। चलो जी, इसके बाद परिमाप दे रखा है, इसका परिमाप निकाल लो। परिमाप आपको दे रखा है, जो इसका पेरीमीटर है वो आपको दे रखा है 80 मीटर, 80 मीटर। तो और इसके बाद जो क्षेत्रफल है इसका, पार्क का क्षेत्रफल, वो भी दे रखा, क्षेत्रफल भी दे रखा है बेटा, किसका? पार्क का। पार्क का परिमाप और पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा? पार्क का 400 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा। आप यहाँ पे ध्यान रखना, मुझे चौड़ाई नहीं मिल रही तो मुझे यहाँ पे चौड़ाई भी बतानी, पार्क की चौड़ाई। तो मान लो पार्क की चौड़ाई अभी नहीं पता लग रहा, तो पार्क की चौड़ाई को यहाँ से निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे उसे देखना। तो सबसे पहले यहाँ से निकालो पार्क की, यानी पार्क का परिमाप। तो आपको मालूम हो जाएगा पार्क का परिमाप जो है वो, और पार्क की जो चौड़ाई है उसे मान लो आप y, क्या मान लो इसे? y। तो पार्क का जो परिमाप है वो होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये पार्क का परिमाप होता है। अब आपको मालूम है परिमाप तो 80 रहेगा, तो 80 रख लो, इंटू में 2, एल की जगह क्या है बेटा? एल की जगह x रखो, और बेटा y, बी की जगह कितना? y, तो y रख दो। इसे 2 से इसे काट दो तो 40 आ जाएगा, तो 40 इक्वल टू में हो जाएगा x प्लस वाई, और मुझे यहाँ से y निकालना है। क्या निकालना है पहले मुझे? y। तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यार y बराबर हो जाएगा, y बराबर 40 माइनस एक्स। इसे मैंने इक्वेशन 1 मान ली यहाँ पे, 40 माइनस एक्स, ये हो गया। अब क्या कह रहा है इसके आगे? उसका जो क्षेत्रफल है, अब यहाँ पे लगा दो पार्क का क्षेत्रफल। ध्यान से देखना बेटा, पार्क का क्षेत्रफल जो है, पार्क का क्षेत्रफल, या आप इसे मीटर करके या आप इसे y इतने मीटर कर लो। पार्क का क्षेत्रफल होता है आपका कितना दे रखा? पार्क का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, और पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको? 400, यहाँ पे 400 रखिए। लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई आपने x को माना तो x ही तो लंबाई है, और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई आपकी y है। ये हो गया, तो x y हो गया। अब इसके बाद ध्यान से देखना, अब y जो है किसके बराबर है वो दिमाग में देखना है। तो ये हो जाएगा आपका x y बराबर जो है वो हो जाएगा आपका 400, या x y बराबर 400। अब y का मान रख लो यहाँ से, तो y का मान कितना दे रखा? तो x इंटू y का मान है 40 माइनस एक्स, y का मान कितना? 40 माइनस एक्स, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 400। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करो तो 40 की x में करेंगे 40x माइनस x की x में करो x स्क्वायर, बराबर में हो गया बेटा 400। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 40x और माइनस के 400 और बराबर में 0। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 40x
और प्लस के 400 और बराबर में कितना हो गया बेटा 0, ये आ गया। अब 400 की एक में करो 400 ही बन जाए, 400 हो जाएंगे। 400 कैसे टुकड़े करो जो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, देखो कितना आना चाहिए, जोड़ने पे 40 है तो 20 बीसीएम 400। तो बस सीधा सीधा आपका इसका प्रोसेस समझते जाइए। तो 20 बीसीएम 400 का मतलब सीधा सीधा है, आपने इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे रखा माइनस, सॉरी माइनस है, और ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 20, क्योंकि 20 की 20 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 होता है, 20 को 20 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है बेटा 40 हो जाता है, और इक्वल टू में 400 इक्वेशन ये होगी। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 20 की एक्स में करो तो 20x हो गया, फिर आगे माइनस 20 की एक्स में करो तो 20x और प्लस 400 इक्वल टू में कितना हो गया बेटा 0। अब यहाँ से x कॉमन कर लो तो हो जाएगा x माइनस 20 बचेगा, और यहाँ से 20 कॉमन कर लो तो हो जाएगा x माइनस ये भी 20 बचेगा, दोनों 0 के बराबर है। ये हो जाएगा x माइनस 20 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू दोनों सेम है, तो एक को 0 के बराबर रखो। यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है x बराबर 20 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया 20, और x किसको माना है बेटा आपने, पार की लंबाई को। अतः पार की लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, पार की लंबाई जो है x माना है उसी को, पार की लंबाई होगी 20 मीटर, तो पार्क 20 मीटर लंबा होगा। और पार्क की जो चौड़ाई होगी वो कैसा होगा, तो पार्क की जो चौड़ाई होगी वो आपको दिखा रखा है 40 माइनस एक्स, कितना दिखा रखा है 40 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 40 और x की जगह 20, 40 में से 20 जाएगा तो 20, और ये हो जाएगा इतने मीटर। तो ये कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 20-20 है, बराबर बराबर है। तो पार्क की लंबाई है वो भी 20 मीटर है और चौड़ाई जो है वो भी 20 मीटर है। तो पार्क जो है वो स्क्वायर टाइप का है, कैसा है स्क्वायर टाइप का, यानी ऐसा आयत नहीं है। आयत होता तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अगर लंबाई उसकी 40 है तो चौड़ाई 20, लंबाई 20 की 40 होती, चौड़ाई 20 होती, लेकिन यहाँ पे ऑल साइड आर इक्वल 20-20 आ रहा, लंबाई भी 20 है चौड़ाई भी 20 है, तो इसका मतलब पार्क जो है वो स्क्वायर टाइप में है। ओके, तो मैं बेटा ये हमारे जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आपके सामने आए हैं वीडियो 1 से लेकर, यानी आपको देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की वीडियो 1 से लेकर, यानी लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक जो भी आपको सारे लेक्चर मिलेंगे वो द्विघात समीकरण के अंदर मिलेंगे। और ये द्विघात समीकरण के जो लेक्चर 8, 9, 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमने वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चनों को रखा है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चनों को इसलिए रखा है क्योंकि बच्चों से इक्वेशन नहीं बन पाती है, जब वो इक्वेशन नहीं बना पाते हैं तो वो इक्वेशनों को फिर सोल्व भी नहीं कर पाते हैं। तो इसमें अक्सर आता है कि एक रेलगाड़ी जो है इतनी स्पीड से चल रही है, रेलगाड़ी के क्वेश्चन हो गए, कुछ जो है एक राम जो है श्याम से इतना बड़ा है, श्याम उससे इतना बड़ा है, ये इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसे दो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने भी लिखे हैं। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं अक्सर इनकी इक्वेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जब इनकी इक्वेशन नहीं बन पाती है, इसी वजह से आप इनको सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैंने वीडियो नंबर 8, वीडियो नंबर 9, वीडियो नंबर 10 में आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम के बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं। एक एक वीडियो में 5-5, 6-6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आसानी से अपने सारे पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और अच्छे से और बहुत अच्छे से आप मेहनत कर सकते हैं। अगर आपको हमारे ये सारे लेक्चर काफी अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और आगे शेयर भी करते रहें, जिससे आपके साथ साथ दूसरे बच्चों को भी फायदा मिल सके। अगर आप अपने पास रखेंगे तो आप जो है अपने तक ही सीमित रखेंगे और दूसरों को कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे सब लोगों को आप फायदा पहुंचाएं, सब बच्चों को फायदा पहुंचाएं, फायदा पहुंचाने का काम आप करेंगे। इसी